Dear students, welcome to the TPP discussion for 7th. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं भाई, फंडामेंटल क्वेश्चन हैं मटेरियल साइंस के। देखो किसने कितना सही किया है। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, इसके बारे में हमने बताया। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील में जैसे हमने क्लास में बताया था, अगर निकिल की परसेंटेज 9% से ऊपर चली गई, 9 और 9 से ऊपर चली गई, तो हमारा जो एमएस लाइन है ना, जो मार्टेनसाइट स्टार्ट लाइन है, जो मार्टेनसाइट स्टार्ट लाइन है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाती है। तो अगर मैं क्वेंच करूंगा रूम टेम्परेचर यहां पे है मेरा, तो मैं अगर रूम टेम्परेचर पे क्वेंच करूंगा तो मेरा ऑस्टेनाइट फेस उस माइक्रो स्ट्रक्चर में रहेगा, ऑस्टेनाइट चेंज नहीं होगा। तो अगर टीटीटी डायग्राम को देखें तो देखो इस सारे रीजन में ऑस्टेनाइट ही है, इस सारे रीजन में ऑस्टेनाइट ही है। जो मटेरियल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं। तो मेरा जो ऑस्टेनाइट है ये एफसीसी स्ट्रक्चर है, और एफसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत डक्टाइल। एफसीसी स्ट्रक्चर होता है बहुत डक्टाइल, ये हमने फंडा पढ़ा था क्लास में। तो अब देखो, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील विल हैव हाई डक्टिलिटी, ठीक है ना, क्योंकि देखो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील में 18% क्रोमियम भी होगा। तो ये क्या ये क्या प्रोवाइड करेगा? हाई करोजन रेजिस्टेंस। ये क्या प्रोवाइड करेगा? हाई करोजन रेजिस्टेंस। तो ये हाई स्ट्रेंथ जो है ये स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में रहेगी, हाई स्ट्रेंथ जो है, ठीक है। तो अगर कुछ और अलाइंग एलिमेंट डाल दिया तो स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो जाएगी, जैसे मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, इसको डाल दिया तो स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हाई डक्टाइल मटेरियल होते हैं और हाई करोजन रेजिस्टेंस। क्रीप तो डिपेंड कर देगी आपकी ग्रेन बाउंड्रीज पे। अगर ग्रेन बाउंड्री ज्यादा है तो क्रीप ज्यादा होगी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन बी और सी होगा, इसका बेस्ट ऑप्शन बी और सी होगा। ड्वेल फेस स्टील, ये ड्वेल फेस स्टील के बारे में हमने क्या बताया था? ये आपका आयरन कार्बन फेस डायग्राम है। स्टील रीजन में टेम्परेचर, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो हमारा स्टील रीजन में ये फेस डायग्राम है। अगर मैं माइल्ड स्टील लूंगा, अगर मैं माइल्ड स्टील लूं और उसे इस रीजन में कहीं हीट करूं, ये रीजन क्या है? अल्फा प्लस गामा। इस रीजन में कहीं भी हीट कर दिया मैंने, जिससे कि अल्फा प्लस गामा ये टू फेस मिक्सचर स्टेबलाइज हो जाए। तो यहां के बाद क्या किया मैंने? उस मटेरियल को क्वेंच किया। तो होगा क्या कि माइक्रो स्ट्रक्चर में अल्फा ही रहेगा, माइक्रो स्ट्रक्चर में अल्फा ही रहेगा, पर जो ऑस्टेनाइट है ना, जो ऑस्टेनाइट जो है, जब हम क्वेंचिंग करेंगे तो ऑस्टेनाइट क्या आ जाएगा? ये कोलॉइडल फॉर्म में आ जाएगा। ये देयर विल बी फाइन पार्टिकल्स ऑफ मार्टेनसाइट। सिर्फ ऑस्टेनाइट ही मार्टेनसाइट प्रोड्यूस कर सकता है। टीटीटी डायग्राम सिर्फ ऑस्टेनाइट का होता है, अल्फा का नहीं होता।
तो ये अल्फा जो है हमारा, ये बीसीसी स्ट्रक्चर है, प्योर बीसीसी स्ट्रक्चर, और बीसीसी स्ट्रक्चर होते हैं स्ट्रांग। मैंने क्लास में ये भी बताया था, क्रिस्टलोग्राफी में हम और पढ़ेंगे। ये बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग है, और अगर मार्टेनसाइट के छोटे छोटे पार्टिकल आ गए तो डिसलोकेशन के रास्ते में और ज्यादा रुकावटें पैदा होंगी, तो ओवरऑल आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है मटेरियल की। तो ये ड्वेल फेस है ना, ये ड्वेल फेस में कौन कौन सा फेस है, एक तो अल्फा फेस है और एक मार्टेनसाइट फेस है, तो ये बहुत स्ट्रांग मटेरियल होता है। ऑटोमोबाइल, कार बॉडी, कंस्ट्रक्शन, बहुत जगह एप्लीकेशन होता है इसका। तो डीपी स्टील बहुत स्ट्रांग है और टफ भी है। टफनेस क्या होती है इसकी, टोटल एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इसका टफनेस, तो इसका ए एंड डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर लो डक्टिलिटी होगी तो कंस्ट्रक्शन में भी यूज नहीं कर सकते इसे, ठीक है ना। ये लो कार्बन स्टील है हमारा, ठीक है। टू फॉर्म डीपी स्टील, लो कार्बन स्टील इज हीटेड। मैंने आपको बताया था जब आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा रहा था मैं, ये लाइन है आपकी A1, ये पूरी लाइन A1 है, A2 लाइन यहां पे होगी, A0 यहां पे होगी। ये मैंने आयरन कार्बन सिस्टम पढ़ाया था, मैंने पूरा पढ़ाया था ना। ये लाइन है ACM और ये लाइन होती है A3। तो जो मेरा डीपी स्टील था, डीपी स्टील को हमने इस रीजन में ही तो हिट किया। ये रीजन किसके बीच में आ रहा है, A3 और A1 के बीच में। ये रीजन किस में आ रहा है, A3 और A1 के बीच में, यही तो है। ये A3 और A1 के बीच में ही तो आ रहा रीजन है, तो आंसर सी होगा इसका, ठीक है। हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील के केस में आयरन टीटीटी डायग्राम पे 4 लाइन होती हैं, टीटीटी डायग्राम पे 4 लाइन होती हैं, ठीक है। जब मैं कार्बन की परसेंटेज वेरी करता हूं, जब मैं कार्बन की परसेंटेज वेरी करता हूं, ये चारों लाइन चेंज होती हैं, ये चारों लाइन चेंज होती हैं। तो जो मार्टेनसाइट फिनिश लाइन जो है ना, वो अप्रोक्सीमेटली आ जाती है आपकी सब जीरो। जो मेरी मार्टेनसाइट फिनिश लाइन है वो सब जीरो पे आ जाएगी, और मेरा रूम टेम्परेचर कहीं यहां पे है। जो मेरा हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील है उसमें रूम टेम्परेचर मेरा कहां पे है, MS और MF लाइन के बीच में है। तो जब मैं ऑस्टेनाइट को क्वेंच करूंगा रूम टेम्परेचर पे, तो ये MS लाइन है। तो ऑस्टेनाइट का 100% मार्टेनसाइट कन्वर्जन कब होगा, जब ये MF लाइन को क्रॉस करेगी, जो MF लाइन को क्रॉस करेगी। पर हमारी कूलिंग लाइन बीच में रुक गई, तो यहां पे क्या बनेगा, मार्टेनसाइट और गामा। जो गामा बचा रहा, जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, क्वेंचिंग करने के बाद रूम टेम्परेचर पे जो गामा चेंज नहीं हुआ, उसको बोलते हैं हम रिटेन्ड ऑस्टेनाइट। जो गामा चेंज नहीं हुआ उसको बोलते हैं हम रिटेन्ड ऑस्टेनाइट। ये रिटेन्ड ऑस्टेनाइट और मार्टेनसाइट का कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस है, क्योंकि हमारा मार्टेनसाइट मोस्ट ब्रिटल मटेरियल है और ऑस्टेनाइट बहुत डक्टाइल मटेरियल है। ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है। तो हम क्या करते हैं, वी डू द क्रायोजेनिक ट्रीटमेंट। क्रायोजेनिक ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल, हम इसमें क्या करते हैं, ऑस्टेनाइट को लिक्विड नाइट्रोजन में डुबो देते हैं टू मेक श्योर देयर इज 100% कन्वर्जन
ऑफ ऑस्टेनाइट इनटू मार्टेनसाइट। तो जो रिटेन ऑस्टेनाइट है ये हाइपर यूटेक्टोइड स्टील में ही बनेगा। मैंने बताया था कि मार्केट में बहुत सारा गलत आंसर्स भी अवेलेबल है इसके। पेरलाइट, इसका फॉर्मेशन होता है प्योरली डिफ्यूजनल। जो पेरलाइट बनेगा ना, इसका जो मैकेनिज्म होती है दैट इज प्योरली डिफ्यूजनल। मतलब कार्बन एक इंटरस्टिशियल साइट से दूसरे इंटरस्टिशियल साइट तक जाएगा एंड फॉर्म्स अल्टरनेट प्लेट्स ऑफ अल्फा एन Fe3C। तो डिफ्यूजन होता है। पेरलाइट फॉर्मेशन इज प्योरली ए डिफ्यूजनल प्रोसेस। जो मार्टेनसाइट है इज प्योरली नॉन डिफ्यूजनल। नॉन डिफ्यूजनल को बोलते हैं अथर्मल। नॉन डिफ्यूजनल को बोलते हैं अथर्मल। मतलब क्वेंच किया तो हमारा कार्बन उतना ही मूव हुआ जस्ट टू चेंज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो कार्बन एटम का मूवमेंट है दैट इज ओनली द फ्रैक्शन ऑफ एटॉमिक डिस्टेंसेस, ओनली द फ्रैक्शन ऑफ एटॉमिक डिस्टेंसेस। पर जो बेनाइट है वो दोनों का 50-50 है। जो बेनाइट है it is partly diffusional and partly non-diffusional। क्लास में से डिटेल में बताया भी था मैंने। मार्टेनसाइट कैसे बना, मैंने ऑस्टेनाइट को इतना रैपिडली क्वेंच किया तो कार्बन सोच रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। बिफोर कार्बन कैन टेक एनी डिसीजन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर आ गया और रूम टेम्परेचर पर डिफ्यूजन होता नहीं है। तो पार्टली डिफ्यूजन एंड पार्टली नॉन डिफ्यूजनल। ठीक है, ये दोबारा डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं कि भाई मटेरियल साइंस को जब बार बार सुनते हैं ना तो आपके हार्ट में जाती है। जितना बार अपॉर्चुनिटी मिले उतना बार सुनना चाहिए जिससे आपके हार्ट में जाती है मटेरियल साइंस। ठीक है, आइडेंटिफाई अ टर्म। सॉर्वाइड ये है हाई टेम्परेचर टेम्पर्ड प्रोडक्ट। ऑफकोर्स टेम्परिंग में एक दिन बाद पढ़ाऊंगा क्योंकि हमने रीशेड्यूलिंग किया है कुछ क्वेश्चंस की, इस चक्कर से थोड़ा सा मिक्सिंग हो गई है क्योंकि मैं रश नहीं करना चाहता था तो थोड़ा सा डीपीपी इधर उधर हो गए। इसे मैं आज पढ़ाने वाला हूं पर डीपीपी आज जा रहा है। ये हाई टेम्परेचर टेम्परिंग ऑफ मार्टेनसाइट, ये होता है मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग ऑफ मार्टेनसाइट, ये होता है लो टेम्परेचर टेम्परिंग ऑफ मार्टेनसाइट। ये तीनों जो है ना ये मार्टेनसाइट की टेम्परिंग से बनते हैं तीनों। पर जो हमारा पेरलाइट है वो मार्टेनसाइट का प्रोडक्ट नहीं है, मार्टेनसाइट का प्रोडक्ट नहीं है अगर पेरलाइट जो है। तो ऑड मैन आउट इज डी। पहले एबीसी जो है वो मार्टेनसाइट के प्रोडक्ट हैं, डी मार्टेनसाइट का प्रोडक्ट नहीं है, डी मार्टेनसाइट का प्रोडक्ट नहीं है। आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट, ये भी आज कराऊंगा मैं, डीपी भी थोड़ा पहले जा रहा है। नाइट्राइडिंग प्रोड्यूसेस हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर केसेस एज कंपेयर टू कार्बोनाइजिंग। बिल्कुल बात सही है। मैं रीजन बताऊंगा कि जब नाइट्रोजन कहीं जाता है इट प्रोड्यूसेस स्ट्रेन्ड फील्ड ऑफ लार्जर इंटेंसिटी। तो नाइट्राइडिंग हमेशा इट प्रोड्यूसेस हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर केसेस एज कंपेयर टू कार्बोनाइजिंग। पर अगर देखो नाइट्राइडिंग की ना हमारा जो केस हार्डन स्पेसिमेन इतना ब्रिटल हो जाएगा
इतना ब्रिटल हो जाएगा कि अगर आपने हैमर मारा ना तो छोटी छोटी पपड़ी पहले उतर के भाग जाएगी, छोटी छोटी पपड़ी उतर जाएगी, तो नाइट्राइडिंग गई, बहुत ब्रिटल होता है। तो नाइट्राइडिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे फर्दर हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है हमें नाइट्राइडिंग के बाद। ये प्रॉब्लम है, नाइट्राइडिंग प्रोड्यूसेस हार्डर केसेस, पर इतना ब्रिटल केस हो जाता है वो, उसको फर्दर हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है एक्चुअली, ठीक है ना। साइनाइडिंग, ये स्टेटमेंट का हमें रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। साइनाइड प्रोडक्ट्स नीड नॉट टू बी हीटेड अगेन, तो इसको काउंटरैक्ट करने के लिए हम साइनाइड करते हैं, थोड़ा कार्बन और थोड़ा नाइट्रोजन, तो उसको हीट ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती, नाइट्राइडिंग को हीट ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है। लिक्विड कार्बोनाइजिंग इज एक्सपेंसिव, पता है क्यों, ये सोडियम साइनाइड होता है, साइनाइड बाथ्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चिल्ड कास्ट आयरन्स आर मेलिएबल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। चिल्ड कास्ट आयरन्स आर एक्सट्रीमली ब्रिटल, एंड दे आर नॉट मेलिएबल, सो आंसर इसका डी होगा। डी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ए बी सी करेक्ट स्टेटमेंट है। Which one among the following is not a mechanical mixture? Mechanical mixture, as I discussed in the class, you put everything in, let us say, mixie and mix it, so it will be spread uniformly. Like this perlite, question is which is not. So the perlite not. So perlite, there is a alternate plate, like it's a very systematic structure, so it's not a mechanical mixture. Yeah, benite and martensite, for example, low temperature low temperature tempered martensite, there is no change in the microstructure. So still it is a mechanical mixture of submicroscopic cementite and ferrite. And the retained austenite means when we are quenching to the room temperature, there is no change in the microstructure. So A and D are not mechanical mixture, B and C are mechanical mixture. You enjoyed DBP, and today we are going to discuss heat treatment in the regular lecture. Thank you very much.